मौसम के बदले मिजाज से रबी तिलहन की मुख्य फसल सरसों भी अछूती नहीं रही। सरसों के उत्पादन, प्राइस आउटलुक और सरसों से खाद्य तेलों के आयात बिल को कम करने की संभावना के साथ देसी वैरायटी बनाम जीएम सरसों जैसे कई मसलों पर हमने मणिशंकर ऑयल कंपनी के प्रमुख मनोज उमरारका से बातचीत की। मनोज जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, केंद्र सरकार ने देश में इस साल सरसों का उत्पादन 128 लाख टन से अधिक रहने का अनुमान जताया है, जबकि अब मौसम के बदले मिजाज के बाद किसानों ने उत्पादन को लेकर चिंता जताई है। यहां तक कहा जा रहा है कि फरवरी में मार्च जैसी गर्मी से सरसों की फसल में जल्द पकाव होगा और उससे वजन 10% और तेल की मात्रा 3% घट सकती है। आपका क्या कहना है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी कि आपने मुझे मौका दिया आपके इस चैनल पे आके अपने विचारों को व्यक्त करने का। केंद्र सरकार ने 128 लाख टन का आंकड़ा दिया है। इसमें हो सकता है 2-4 लाख टन कम बेसी हो। अमूमन हम लोग के भी एस्टिमेट करीब करीब इसी के आसपास है। और जो आपने मौसम की बात कही कही है, तो ये अचानक एकदम सर्दी से डायरेक्टली एकदम गर्मी का होना, तो इससे डेफिनेटली है जो सरसों के बीज है वो जल्दी पक जाएंगे और उससे प्रोडक्शन में भी कमी आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और तेल भी जितना थोड़ा टाइम लेके जो डेवलप होता है उसके अंदर वो नहीं हो पाता है। तो इससे डेफिनेट है कि इससे 7 से 10% का वेरिएशन आएगा इसके प्रोडक्शन में। जी। और देश में पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल का आयात तेजी से बढ़ रहा है। इससे घरेलू तेल तिलहन इंडस्ट्री को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, तेल तेल उद्योग को तो आप मान लीजिए 1998 से एक संघर्ष ही चल रहा है जो घरेलू उद्योग है। और निरंतर आप देखिए जो 95-96 में जो आत्मनिर्भर निर्भर था भारत खाद्य तेलों में, वो आज धीरे धीरे बढ़कर करीब करीब 70% तक हम लोग इम्पोर्टेड ऑयल्स के ऊपर निर्भर हो गए और 30% घरेलू तेल बचे हैं। और अगर ये रफ्तार रही तो साल 2 साल में हम तेल वाले माइनॉरिटी की स्टेटस में आ जाएंगे। उससे हो सकता है हमें माइनॉरिटी के कुछ बेनिफिट्स मिले, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। कारण ये है कि एक तो वहाँ पे जो भी ऑयल्स हैं वो सारे रिफाइंड ऑयल्स है, जिसमें बहुत से केमिकल्स डालकर और हाई हीटिंग की, क्योंकि ये रिफाइन का एक प्रोसीजर है और रिसर्च ने भी बताया कि यानी हेल्दी ऑयल्स है। तो ये सिंपली उनका लॉजिक यही होता है कि इसकी कॉस्टिंग कम से कम कैसी रखी जाए। जबकि दूसरी तरफ हमारे जो घरेलू तेल है उस वो एक ट्रेडिशनल तरीके से बने जाते हैं और मानव के लिए सबसे उपयुक्त तेल हो, चाहे वो कच्ची घानी सरसों का तेल हो, मूंगफली हो, तिल हो। और बड़ी जो कंपनीज है वो सब तेल बना सकती है, परंतु ये जो ट्रेडिशनल ऑयल है ये बनाने में उनको कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि इसमें ये लेबर इंटेंसिव है, ये काफ़ी लंबा रोजगार पैदा करती है। तो इनकी कॉस्टिंग थोड़ी ऊंची आती है। लेकिन ये ग्राहकों तक चूँकि ये एक प्रकार से उसको वो मार्केट है, मतलब ये इसका मार्केट स्कैटर्ड है, तो छोटी छोटी यूनिटें अपना प्रचार प्रसार सही से नहीं कर पाती है और चैलेंजेस महसूस होना पड़ता है। लेकिन प्रोसेसर्स ये कहते हैं कि अगर रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट होगा तो फिर हमारा काम क्या बचा है? ये बात सत्य है कि अगर दूसरी तरफ अगर रिफाइंड ऑयल्स को ही अपन देखें, तो अगर डायरेक्ट रिफाइंड ऑयल्स इंपोर्ट हो जाते हैं तो इंडस्ट्रीज के पास आप तो मार्केट बना दिया, आपने प्रोडक्शन पूरी लाइन को ही समाप्त कर दिया। अगर उसके बनस्पत अगर हम लोग को इम्पोर्ट करना ही पड़ता है तो क्रूड के ऊपर ज़्यादा देना चाहिए, ताकि कम से कम घरेलू रिफाइनरीज वगैरह सुचारू रूप से चालू रहे और रोज़गार पैदा करे। उसकी बनस्पत आप रिफाइन के क्रूड ऑयल्स को आपको है ना बढ़ावा देना चाहिए इंपोर्ट में। जी। मनोज जी, क्या सस्ते विदेशी तेलों की तुलना में डोमेस्टिक जो तेल है, क्या वो कंपटीशन करने को तैयार है? यानी जो ये इंपोर्टेड ऑयल है उनकी तुलना में सस्ते भावों पर कंज्यूमर को उपलब्ध हो पाए ऐसे तेल, जबकि सोयाबीन और सरसों का अगर हम देखें तो हमारे देश में उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। नहीं, ये सत्य है कि पिछले 2-3 सालों से ये सौभाग्य रहा है कि सरसों का प्रोडक्शन
डबल से भी ज़्यादा हो गया है। जो प्रोडक्शन राजस्थान में 25 से 32 लाख टन तक घुमा करता था, वो 50, फिर इस बार 60 को क्रॉस होगा, जो कि एक रिकॉर्ड बुआई होगी, मतलब रिकॉर्ड पैदावार होगी। इसमें देखिए किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, और गवर्नमेंट पॉलिसी है राजस्थान की, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि इन्होंने हमारे कई सालों के संघर्ष को, मतलब एक प्रकार से उसको एक मुकाम दिया, और रिप्स 19 और 2022 में सरसों तेल को उसके बेनिफिट्स देने के उन्होंने निर्णय लिया। दूसरे नंबर बात यह है कि जो ब्लेंडेड ऑयल्स थे, जो जिसमें सरसों तेल में 80% और कोई तेल मिलाया जा सकता है, उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसको सेंट्रल को लेटर लिखकर उसको बंद करने की गुजारिश की, और आज के दिन में सरसों तेल में किसी भी और तेलों को मिलाना लीगली वैलिड नहीं रहा है, मतलब वो अनलॉफुल है। लेकिन क्या हम कंज्यूमर को, जैसे पाम, सोया, सनफ्लावर ऑयल जो इंपोर्टेड है वो सस्ता मिल रहा है, उनकी तुलना में वे सरसों या सोयाबीन जो इंडिया का तेल है उनको अपनाए, क्या सरसों तेल इन तेलों से कंपटीशन करने को तैयार है इस लेवल पे, जबकि आपके उत्पादन सरकार के अनुसार सबसे अधिक होने जा रहा है? देखिए साहब, ये दोनों चीज़ों की तुलना हकीकत में सही नहीं है, क्योंकि दोनों के आगे अगर नाम तेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि दोनों के प्लेटफॉर्म सेम है। ये एक चीज़, एक अमृत है और एक जहर है। आप इन दोनों की तुलना अगर एक ही प्लेटफॉर्म में करोगे तो ये न्यायोचित नहीं होगा। और जो अमृत है वो डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा रहेगा, लेकिन उसके और लाभ होंगे। अगर आप देसी तेलों का उपयोग करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप विदेशी सस्ते तेलों का उपयोग करेंगे, उसके बनस्पत देसी तेल का ही उपयोग करेंगे, तो जो आपके शरीर पे डॉक्टरी खर्चा होता है उससे ज़्यादा बच जाएगा आपको। नहीं, लेकिन जो आम कंज्यूमर है, बिल्कुल लो लेवल पर है, वो तो ये देखता है कि मुझे सस्ता तेल कौन सा मिल रहा है। अगर वो इस पहलू को देखता है जो आप कह रहे हैं, तब तो अपने देश में 80 लाख टन पाम ऑयल की खपत ही ना होती। देखिए साहब, मैं आज भी आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया में 80 से 90 लाख टन पाम ऑयल यूज़ होता है, परंतु मैंने अपने 25 साल के करियर में एक घर भी ऐसा नहीं देखा जिसने कहा हो कि मैं पाम ऑयल ला के अपने घर में यूज़ करता हूँ। और मैं आपको ये बता देता हूँ, कंज्यूमर चाहे 100 रुपये कमाने वाला दिन का एक मज़दूर हो, या 1 लाख रुपये कमाने वाला एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपने परिवार और बच्चों के लिए हल्का तेल यूज़ ले। दिक्कत यहाँ पे है कि ये बात हम उन तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं कि ये अच्छा तेल है, क्योंकि तेल का कंजम्पशन करीबन 15 लीटर सालाना एक व्यक्ति का होता है। अगर 20 रुपये भी आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा देते हैं तो 300 रुपये की कॉस्टिंग आपकी सालाना आपके ऊपर बोझ पड़ता है, तो प्रतिदिन 1 रुपया भी नहीं हुआ, तो ऐसा बहुत बड़ा बोझ नहीं है। बस दिक्कत यही है कि ये बात उन तक पहुँचाई नहीं जा रही है, और कुछ जो कंपनीज़ है वो अपने हल्के प्रोडक्ट्स को इतनी अच्छे से मार्केटिंग करती है कि उससे उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं। जी, तो मनोज जी, हमारे जो खाने का तेल का इंपोर्ट बिल है, क्योंकि इस पे सरकार ने भी कई बार चिंता जताई है कि बहुत बड़ी रकम हमें खर्च करनी पड़ रही है, तो भारत में हम ऑयल मिशन अलग अलग सेक्टर के चालू करें, तो इस इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को कि इंपोर्ट भी कम हो और देश में तेल की कमी भी ना हो? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि गत 2-3 सालों में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, दोनों का प्रयत्न यही रहा है कि इंपोर्ट को कम किया जाए। परंतु कई बार ये देखा गया है कि जो पॉलिसी वो अपनाते हैं वो उनके कथन से एकदम विपरीत होती है। उदाहरण के लिए, इस बार की 47वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो एडिबल ऑयल के ऊपर एक्सेस आईटीसी होता था, उसका रिफंड बनता था और दिया जाता था, उसको बंद कर दिया गया। तो मेरा प्रश्न यही है सरकार से कि जो इम्पोर्टेड ऑयल आते हैं उसमें बहुत सा क्वांटिटी पैक्ड में भी आती है, तो उससे उसके ऊपर तो 5% लग रहा है, जबकि आपके यहाँ पे जो पैकिंग मटेरियल खाद्य तेलों में यूज़ हो रहा है उसमें 12 और 18% यूज़ हो रहा है। तो आपने एक नंबर तो वो पहले ही सस्ते हैं, दूसरे नंबर यहाँ पे कॉस्टिंग का फ़र्क आ गया, तीसरे नंबर बहुत छोटे उद्योग है, बैंकिंग फाइनेंस से चलते हैं। अगर इस प्रकार से उनको ये रिफ़ंड नहीं मिला तो आने वाले साल 2 साल में उनकी सारी वर्किंग कैपिटल ही ब्लॉक हो जाएगी।
वो अपने उद्योगों को चला ही नहीं पाएंगे। तो पॉलिसीज़ कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने ठीक है बहुत अच्छा कदम लिया, नए उद्योगों को बेनिफिट्स दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि आज 65 लाख टन सरसों में से उनको मंडी सेस और मंडी फीस और कृषि कल्याण टैक्स कितना मिलता है? हकीकत में 50% भी नहीं मिलता है, क्योंकि बाकी का माल क्या तो आउट ऑफ राजस्थान चला जाता है या कुछ मतलब बिना बिलिंग के यूज़ हो जाता है। तो अच्छी बात यह है कि आप अगर तिलहन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसको मंडी टैक्स से और कृषि कल्याण से मुक्त रखें, ताकि यहाँ पे और उद्योग लगे और जो पुराने उद्योग है वो नए उद्योगों से भी कंपटीशन करने में थोड़े सक्षम बने। तो इस प्रकार की पॉलिसीज़ में चेंजेस लाना पड़ेगा। दूसरी नंबर बात है कि आज राजस्थान में करीबन 11 लाख हेक्टेयर ऐसी ज़मीन है जो इन्वेस्टरों के पास है, जिसके ऊपर कोई क्रॉपिंग नहीं होती है। कारण ये है कि सब इन्वेस्टरों को ये डर है कि कल को इस पे 2-3-4 साल क्रॉपिंग हो जाएगी तो उनकी ज़मीनों को छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को कुछ इस प्रकार की एडवाइजरी लानी चाहिए कि जिसमें आप है ना इन्वेस्टरों की ज़मीन पे खेती कर सकते हैं, परंतु मालिकाना हक सदैव उनका रहेगा, उनको खाली करवाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर 11 लाख हेक्टेयर को अपन देखते हैं और 11 लाख हेक्टेयर को अगर 2000 प्रति हेक्टेयर देखें तो 22 लाख टन तो ये एक्स्ट्रा अपने आप हो जाएगी इम्पोर्टेड। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना पॉलिसी में, ना इन्वेस्टमेंट करना ना कुछ करना, एक आपको एडवाइजरी जारी करनी है। तो इस प्रकार की कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे इम्पोर्ट ऑयल्स बहुत जल्दी से अपन कम कर सकते हैं तुरंत प्रभाव से। जी। और मनोज जी देखिए, सरकार ने कहा कि हम जीएम सरसों की खेती को बढ़ावा देंगे, उन्होंने कुछ ट्रायल रन भी किए हैं, लेकिन इंडस्ट्री की बहस है कि जीएम के बजाय हमें देसी वैरायटीज जो ज़्यादा उत्पादन दे सकती है, ज़्यादा तेल दे सकती है, उनकी खोज करनी चाहिए और उन बीजों को बढ़ावा देना चाहिए। असल में होना क्या चाहिए, जीएम और देसी वैरायटी की जो बहस चल रही है उसमें होना क्या चाहिए कि जो जनता की हेल्थ के लिए फायदेमंद हो और देश की खेती और जमीन के लिए भी फायदेमंद हो? देखिए साहब, ये जो जीएम का कंसेप्ट है ये बहुत खतरनाक कंसेप्ट है और जीएम का कंसेप्ट कोई हमारे लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो विदेशी कंपनियां ये नामकरण के ऊपर बहुत रिसर्च करती है। एक्चुअली ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं है। हम भी जब बचपन में आप या हम जब छोटे थे तो जुड़वा केले या लीची को खाना निषेध था, है ना, और उसको किसी को दान भी नहीं है। वो आप भगवान को चढ़ा दीजिए, शिव जी को चढ़ा दीजिए, क्योंकि वो जहर को संभालने योग्य है। तो आप समझिए कि उसको एक जहरीला प्रोडक्ट के रूप में माना गया, क्योंकि ये माना गया कि उसको जेनेटिकली डिफेक्ट प्रोडक्ट को अगर अपन खाते हैं तो अपने में भी कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। तो हकीकत में तो इसका नाम जेनेटिकली डिफेक्ट प्रोडक्ट होना चाहिए, इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट बोल दिया। हकीकत आप एक छोटा सा मैं बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी जीन्स की जेनेटिक्स में चाहे नेचुरल हो या चाहे मैनमेड हो, उसमें कोई भी चेंज करते हैं तो वास्तव में आप उसमें एक जेनेटिकली डिफेक्ट पैदा करते हैं। तो अपनी जो भारत देश है उसकी खासियत उसकी विविधता में है, और अगर सभी जगह एक सा कर दिया आपने तो वो चीज़ नष्ट हो जाएगी, उसकी खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। और दूसरे नंबर ये है कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ है उसके ऊपर मधुमक्खियाँ रस लेने के लिए नहीं बैठेगी, उसको कीड़े नहीं लगेंगे, अच्छी बात है। लेकिन बात ये भी देखने की चीज़ है कि जिस प्रोडक्ट को कीड़ा, जैसे मतलब कीड़ा है जो एक सब निम्न स्थिति में है, वो उसको नहीं खा रहा है, जिस चीज़ को कीड़ा नहीं खा रहा उसको मनुष्य खाएगा। आप बताइए, तो कहाँ से, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की पॉलिसी, हालांकि ये एक लंबी विषय है, इसके ऊपर अलग से आप डिस्कशन कर सकते हैं। सरकार को देसी वैरायटी को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, देसी वैरायटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। हमने पहले भी बहुत से इस प्रकार के एक्शन लेके अपनी देसी वैरायटीज़ को एकदम ख़त्म कर दिया है। तो अब आगे भविष्य के लिए इस प्रकार की अपन आज एक जिनावर को, एक एनिमल को भी संरक्षित करने के लिए खरबों रुपए खर्च करते हैं, तो आप अपनी वैरायटीज़ को अगर 2-3 साल अगर खेती नहीं हुई अपने देसी सीड की तो वो स्वतंत्र लुप्त हो जाएगी। आप उसको इरिवर्सिबल आप पोजीशन पे आ जाओगे, रिवर्स नहीं कर सकोगे, आपके पास कोई टर्निंग पॉइंट नहीं रहेगा। ये और देखिए, जो देश से सोया मिल का एक्सपोर्ट तो घटा, लेकिन रेपसीड मिल की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, रिकॉर्ड तोड़ है। 2011-12 के बाद इस साल करंट वर्ष में
भारत ने रिकॉर्ड तोड़ रेपसीड मिल का इंपोर्ट किया है। तो इससे आपको क्या लगता है कि सरसों की पेराई जो है, क्रशिंग, वो कितनी बढ़ सकती है? नहीं, देखिए, ये एक बहुत शुभ संकेत रहे हैं कि पिछली बार भी एक्चुअली में ये बहुत बड़ा संदेह था कि इतनी बड़ी फसल के जो लास्ट भाई तेल तो चलिए आप रिफाइन बना दोगे या कच्ची घानी बना दोगे, परंतु इसका जो बाई प्रोडक्ट है रेपसीड मिल, इसका क्या होगा। लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसा संयोग बैठाया है कि ये बहुत अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट हुई है, क्योंकि कुछ एक तो ये प्रोटीन का सबसे सस्ता साधन है। इसके मुकाबले अगर आप इसको देखते हैं सोया को, तो उसका प्रोटीन 45-46% है, जबकि उसकी रेट इससे काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो एक मुख्यतः ये इसका एक रीज़न रहा है, और मुझे लगता है कि अगर इसके भाव अच्छे मिलेंगे तो डेफिनेटली पिराई बढ़ेगी। हालांकि आज की डेट में ऐसा है कि पूरी सरसों कच्ची घानी या एक्सपेलर से पिराई नहीं जा सकती है, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में हमने वो सारे इंफ्रा को ख़त्म कर दिया है जिससे हम इतनी बड़ी फसल की पिराई कर सकते थे। छोटे छोटे गांव में घानियाँ, एक्सपेलर सैकड़ों की मात्रा में लगे हुए थे, वो सारे लुप्त हो गए हैं, आज वो देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो एक प्रकार से अपन ने अपने हाथ से उन सारी इंफ्रा को ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि इंफ्रा वापस से खड़ा नहीं किया जा सकता है। अगर कंटिन्यूटी में सरसों की साइज बढ़ेगी और उनको प्राइजेस सही मिलेंगे किसानों को, तो इसकी बुआई भी होगी, और साल 2 साल में अपन कच्ची घानी में 100-150 लाख टन का कंजम्पशन कर सकते हैं। जी, अब मनोज जी देखें तो देखिए, प्राइस की भी बात करनी होती है। जब अगर उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा हो इस साल, कि भारत सरकार के अनुसार 128 लाख टन का अनुमान है, तो ऐसे में निकट भविष्य में सरसों की जब आवक बढ़ेगी, यानी हम कहें कि मार्च के पहले सप्ताह से आवक बढ़ने लग जाएगी कि मौसम काफी गर्म हो चुका है, तो इसके प्राइस रेंज क्या रह सकती है निकट भविष्य में सरसों की? देखिए सर, खाली सरसों के ऊपर अपन प्राइस का आज की डेट में डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर काम करते फिर हैं। भी डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखें तो जो भाव 14 फरवरी के आसपास से गिरने चाहिए थे, वो इस बार जनवरी से ही भाव नीचे उतरे हैं सरसों के। नहीं, ये मुख्यतः ये कारण रहा है। कुछ तो हमारी कैरी फॉरवर्ड की जो साइज़ है वो बड़ी है, तो इसके लिए पुरानी सरसों की भी आवकें बढ़ी है, और नई सरसों का भी प्रेशर, लोगों को सामने सरसों दिखने लग गई, तो प्रेशर डेफिनेटली मार्केट में बना है। और ये कंज्यूमर के हिसाब से एक अच्छा संकेत भी है कि उनको कम प्राइजेज़ में मिलेगा। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू है, अगर किसानों को बहुत सही प्राइजेज़ नहीं मिली तो वो नहीं, उसी एमएसपी क्रॉपिंग में। थोड़ी तोड़ेगा। देखिए साहब, अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो एमएसपी के नीचे बिकना भी कोई असंभव नहीं है। लेकिन इस बार ये सरकार के लिए चैलेंज रहेगा कि एक तरफ उनको किसानों को एमएसपी की प्राइस कम से कम इंश्योर करनी है, और दूसरी तरफ आपको ग्राहकों को भी एक रिजनेबल प्राइस में तेल की उपलब्धता करानी है। आज की डेट में आप प्राइस मेकर नहीं, आप प्राइस टेकर हो, तो ये सरकार के लिए एक चैलेंज की स्थिति रहेगी कि इलेक्शन 2024 में है, तो सरकार इन दोनों समीकरणों को एक बैलेंस बना के चलेगी। तो मुझे लगता है कि एक बार प्रेशर पे एमएसपी के नीचे डेफिनेटली सरसों बनेगी, लेकिन अगर इसकी क्रशिंग रिफाइन में स्टार्ट हो जाती है तो बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को नहीं मिल सकता। जी, और इसी तरह अगर हम ये बात करें कि सरसों तेल को लेकर के, तो क्योंकि आपने कहा कि भाई कंज्यूमर को भी बैलेंस करना और किसानों को भी बैलेंस करना है, इंडस्ट्री को भी चलाना है, तो सरसों तेल के प्राइस आउटलुक पे आप क्या कहेंगे निकट भविष्य के लिए, कि किस रेंज पर सरसों तेल कंज्यूमर को उपलब्ध हो सकता है? हाँ, देखिए, इस अभी जो प्रेजेंटली महीने 2 महीने 3 महीने की अगर हम बात करें तो सरसों तेल की प्राइस का डिसीजन इम्पोर्टेड ऑयल्स के ऊपर रहेगा। तो अगर इम्पोर्टेड ऑयल्स 115 की रेंज में रहता है और जिस प्रकार की फसल है उस प्रकार की आवक मंडियों में आती है, तो ग्राहकों को होलसेल मार्केट में सरसों तेल 110 रुपये की रेंज के आसपास, 2 रुपये प्लस माइनस की रेंज के आसपास मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने मोलतोल इंडिया से बात करी और आपने पूरे सरसों उत्पादन
प्राइस आउटलुक और किस तरह से इंडस्ट्री में चेंज होने चाहिए, किन की हमें ज़रूरत है, उस पर आपने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।